हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा, हम इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो उसकी हमने 3 टाइप की एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट था स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, जिसके अंदर हमने कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल। सेकंड था एसिड एंड बेसिक स्ट्रेन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड एप्लीकेशन, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ध्यान दें, हम ये थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड एप्लीकेशन, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी का ऑर्डर, और उसके अंदर फर्स्ट है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, अर्थात कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्टिविटी। तो हमें पता है कि बेटा कार्बोनिल कंपाउंड का मेनली रिएक्शन होता है NaR। तो कार्बोनिल कंपाउंड जनरली शो NaR। NaR का फुल फॉर्म है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अर्थात जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनमें केवल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। जैसे C डबल बॉन्ड O, इसके अंदर ये रिएजेंट लेंगे E+Nu-, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो O है उस पर तो लगेगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर लगेगा आपका न्यूक्लियोफाइल। ये प्रोडक्ट बनेगा। अब हमारे पास यहाँ से दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर कार्बोनिल कंपाउंड NaR ही क्यों कर रहा है, EAR क्यों नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन है कि कार्बोनिल कंपाउंड डज नॉट शो EAR, वाई, कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं करता, यहाँ पर पहले न्यूक्लियोफाइल ही क्यों अटैक कर रहा है। तो उसके लिए देखिएगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। सबसे फर्स्ट यहाँ से पाई बॉन्ड जैसे यहाँ शिफ्ट होगा तो इस पर पार्शियली नेगेटिव होगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव होगा। इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप देखिएगा, यहाँ पर सबसे फर्स्ट अटैक कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये NaR रिएक्शन होगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा। तो जैसे ही कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा, आपके पास ये इंटरमीडिएट बनेगा। और आप देखिएगा जो इंटरमीडिएट है उसके अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो यहाँ पर आपके पास स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है, और अगर स्टेबल इंटरमीडिएट है तो ये बनेगा और रिएक्शन आगे जाएगा और यहाँ पर इजीली इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। बट यहाँ पर अगर मान लो इलेक्ट्रोफाइल नहीं, न्यूक्लियोफाइल नहीं, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो फिर EAR होगा। और ये अटैक करता है तो देखो ये कहाँ अटैक करेगा, ऑक्सीजन पर। जैसे ऑक्सीजन पर अटैक होगा, यहाँ पर OE हो जाएगा और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव होगा। अब आप देखो ये भी आपके पास इंटरमीडिएट बन रहा है, बट इस इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसका मतलब ये लीस्ट स्टेबल है, और अगर ये लीस्ट स्टेबल है तो इसका मतलब इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, और इसका फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पर आगे के स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक भी नहीं करेगा। इसी वजह से आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं बेटा, वो EAR नहीं NaR ही शो करते हैं, क्योंकि अगर वो EAR करेंगे तो बनने वाला जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल नहीं होता, वो अनस्टेबल होता है, इसलिए उसका फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है कि अगर ये NaR कर रहा है तो इसकी रिएक्टिविटी किसकी चीज पे डिपेंड। तो देखिएगा, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन पर अटैक कर रहा है और ये इसका RDS स्टेप है। तो आपको पता है जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ये न्यूक्लियोफाइल उतना ज्यादा अटैक करेगा। दूसरी बात, अगर मान लो यहाँ क्राउडिंग होगी तो इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत होगी। तो इसका मतलब अगर हम बात करें रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड जो होती है वो डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स।
ये आपके दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है बेटा। सबसे फर्स्ट फैक्टर है इंडक्टिव फैक्ट, फर्स्ट है आपका इंडक्टिव फैक्ट, और सेकंड है बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस। इन दोनों फैक्टर पर रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। तो अगर हम बात करें यहां से कि रिएक्टिविटी ऑफ NaR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस। sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और स्टेरिक हिंड्रेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, अटैक उतना ज्यादा होगा, तो रिएक्टिविटी भी उतनी ही फास्ट होगी। जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी उतना ही लेस अटैक होगा, और जितना लेस अटैक होगा रिएक्टिविटी भी उतनी ही लेस होगी। अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहां से इसकी रिएक्टिविटी डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करते हैं आगे। तो आगे का हमारा पॉइंट यही है कि एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवार्ड्स NaRY। अर्थात एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन के कंपेयर में मोर है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेस्पेक्ट में। ऐसा क्यों? तो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, देखिएगा आप लोग। RC डबल बॉन्ड OH, ये आपका sp2 कार्बन है, ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करेगा ऑन sp2 कार्बन पर। अब आप देखिएगा यहां पर R एल्काइल ग्रुप है, इसका प्लस आई है, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा। बट हमें पता है कि ओनली वन एल्काइल ग्रुप है, इसलिए लेस डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज, इसलिए पॉजिटिव चार्ज लेस डिक्रीज होगा। और अगर लेस डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन sp2 कार्बन मोर। इसका मतलब अगर मोर अटैक होगा तो ये मोर रिएक्टिव भी होगा। अब बात आती है, ये तो किसके रेस्पेक्ट में था बेटा? एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में। अब हम ले रहे हैं यहां से कीटोन, RC डबल बॉन्ड R, ये है कीटोन। कीटोन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो अब देखिएगा यहां पर भी आपका अटैक होगा, तो इसमें यहां भी एल्काइल है, यहां पर भी एल्काइल है, इसका भी प्लस आई है, इसका भी प्लस आई है। ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव, इस पर पार्शियली नेगेटिव, ये भी देगा और ये भी देगा। तो यहां पर 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। या हम ऐसा कर सकते हैं कि बोथ साइड एल्काइल ग्रुप है, इसलिए मोर डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज, यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज है वो मोर डिक्रीज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज मोर डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन sp2 कार्बन लेस, तो यह sp2 कार्बन पर लेस अटैक करेगा, और अगर लेस अटैक करेगा तो कंफर्म है बेटा लेस रिएक्टिव भी होगा। दूसरी अगर हम बात करें तो यहां पर 2 एल्काइल ग्रुप है, और 2 एल्काइल ग्रुप होने की वजह से क्राउडिंग मोर होगी। ड्यू टू 2 एल्काइल ग्रुप मोर क्राउडिंग या मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है। अगर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है तो लेस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा। तो इसी वजह से आपके जो कीटोन है उसकी रिएक्टिविटी जो है वो एल्डिहाइड के कंपेयर में लेस होती है। तो इसका मतलब यहां से कंक्लूजन क्या है? तो यहां से कंक्लूजन यही है कि रिएक्टिविटी ऑफ NaR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I। अर्थात -I बढ़ने के साथ साथ रिएक्टिविटी बढ़ेगी और +I बढ़ने के साथ साथ रिएक्टिविटी कम होगी। क्यों? क्योंकि +I बढ़ने के साथ साथ sp2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो आपके न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में प्रॉब्लम होगी।
अगर हम बात करें यहाँ से डिफरेंट ग्रुप में, तो मैंने एक तो लिया है HFC डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं फॉर्म एल्डिहाइड। एक मैंने लिया है RCH डबल बॉन्ड O, अदर एल्डिहाइड। और एक हमने लिया है RRC डबल बॉन्ड O, कीटोन। अगर इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा। इसका रीजन क्या है वो देखिएगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जो है वो इंक्रीज हो रहा है, प्लस आई बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 कार्बन डिक्रीज हो रहा है। इसलिए बेटा ऐसी कंडीशन पर जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज होगी। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इधर जाने पर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो बढ़ रही है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो आपको पता है ऐसी कंडीशन पर रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से भी मोर होती है और एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से भी मोर होती है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से डिफरेंट ग्रुप में रिएक्टिविटी ऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिफरेंट ग्रुप्स में अर्थात प्लस आई माइनस आई ग्रुप के साथ में रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट लिखा है हमने CCl3 HC डबल बॉन्ड O, क्लोरेल। और क्लोरेल की रिएक्टिविटी टुवार्ड द NAR सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद में NO2 ग्रुप लगाया मैंने। उसके बाद में एसिटैल्डिहाइड और उसके बाद में प्रोपियोन एल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड, प्रोपियोन एल्डिहाइड। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड O, एसीटोन, अर्थात यहां से कीटोन स्टार्ट हो गया। एसीटोन के बाद में अगर हम बात करें तो CH3 होल ट्वाइज 2CH और CH3 होल ट्वाइज 2CH, या इससे पहले में CH3CH2 CH3CH2 C डबल बॉन्ड O ये ले रहा हूं। उसके बाद में CH3 होल ट्वाइज 2CH और CH3 होल ट्वाइज 2CH C डबल बॉन्ड O, अर्थात डाई आइसो प्रोपाइल एसीटोन। और सबसे लास्ट में मैंने लिया है CH3 होल ट्वाइज 2C, CH3 होल ट्वाइज C और डबल बॉन्ड O, अर्थात डाई टर्सरी ब्यूटाइल एसीटोन। क्योंकि आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर यहाँ पर देखो एसीटोन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जाने पर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे तो आपको पता है प्लस आई बढ़ेगा, क्राउडिंग बढ़ेगी, तो हमें पता है रिएक्टिविटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। तो ये डिफरेंट ग्रुप के अंदर NAR की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। अब हम यहाँ से क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन ये है, अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी टुवार्ड्स NAR। आपको इनको NAR के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, जिसमें आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है CH3 CHO, सेकेंड है CH3 CH2 CHO, C में हो जाएगा CH2 CHO NO2 और D ऑप्शन हो जाएगा CH2
CHOCl। अब आप इनको NaR के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करो तो हमें पता है कि NaR जो होता है उसकी रिएक्टिविटी -I और +I, -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, +I के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप देखो फोर्थ ऑप्शन में NO2 का -I है, Cl का -I है, यहाँ पर मिथाइल का +I है और यहाँ पर हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि C और D की रिएक्टिविटी जो है वो A और B से मोर होगी। अब आप देखो नाइट्रो और Cl में से NO2 का -I मैक्सिमम होगा और Cl का -I मिनिमम होगा, तो इसका मतलब C इज ग्रेटर देन D होगा। A और B में अगर बात करें तो B के अंदर +I है जबकि A में कोई +I नहीं है, तो A की रिएक्टिविटी B से मोर होगी। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा C, D, A और B। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन रिएक्शंस ऑब्टेन प्रोडक्ट विल बी, अर्थात एसिटाल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराना है। आपको बताना है प्रोडक्ट क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन D फॉर्म, L फॉर्म, रेसेमिक मिक्सर या मीजो कंपाउंड। तो देखिएगा, हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपका ये कार्बोनिल कंपाउंड है और कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बन पर डबल बॉन्ड है और कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड है तो वो sp2 होता है। आपका ये डबल बॉन्डेड कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज, और sp2 हाइब्रिडाइज है तो ये आपका प्लेनर मॉलिक्यूल है जो कि बोर्ड के प्लेन पर है। अब आप देखो, यहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पार्शियली पॉजिटिव होगा। हाइड्रोजन साइनाइड में आपका Cl- है, ये न्यूक्लियोफाइल है और ये अटैक करेगा। अब ये अटैक कहाँ करेगा? तो आपको पता है ये मॉलिक्यूल आपका प्लेनर है, प्लेनर मॉलिक्यूल है तो ये इस पर परपेंडिकुलर अबव और बिलो दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, अटैक ऑन बोथ साइड, ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है, अबव भी और बिलो भी। अगर ये दोनों साइड से अटैक करता है तो हमारे पास जो स्पीशीज ऑब्टेन होगी वो होगी O-, इधर होगा मिथाइल, एक होगा वेज पर और एक होगा डेस पर। तो यहाँ साइनाइड वेज पर है तो हाइड्रोजन डेस पर है, और इसी के अंदर अगर ये अबव नहीं बिलो अटैक करता है तो नेक्स्ट जो पोजीशन होगी उसमें हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, Cn यहाँ पर होगा। अब आप देखिएगा, इस कार्बन पे लगे हुए 4 ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पर भी 4 ग्रुप डिफरेंट है, तो हमें यहाँ से किरेल सेंटर ऑब्टेन हो रहा है। अब आपके पास जो किरेल सेंटर ऑब्टेन हो रहा है और वो भी सेम, क्योंकि यहाँ पर अटैक जो होगा वो सेम साइड से होगा तो सेम प्रोडक्ट बनेंगे ये आपके। अब यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल के बाद में आता है अटैक इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पर आपका जो है इलेक्ट्रोफाइल H+ अटैक करेगा। अब जैसे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ से हमारे पास जो स्पीशीज ऑब्टेन होगी वो होगी ये स्पीशीज साइनोहाइड्रीन, जिसको हम बोलते हैं, और एक आपको मिलेगा ये। आप देखिएगा, अगर ये D फॉर्म है तो ये कौन सी फॉर्म होगी? L, अर्थात ये दोनों सेम अमाउंट में होंगे। अगर सेम अमाउंट में है तो इनको हम बोलेंगे पेयर ऑफ एनियोमर्स, अर्थात हमारे पास यहाँ से पेयर ऑफ एनियोमर्स ऑब्टेन हो रहे हैं जिसमें से D और L है, दोनों की अमाउंट सेम है, अर्थात आपको 50% D ऑब्टेन होगा तो हमें 50% ही L ऑब्टेन होगा। और हमें पता है कि जब हम 50% D और 50% L की अमाउंट को मिलाते हैं तो ऐसा जो मिक्सर ऑब्टेन होता है उसको बोला जाता है बेटा रेसेमिक मिक्सर। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपका रेसेमिक मिक्सर होगा, क्योंकि उसके अंदर 50% D है और 50% L अमाउंट का होगा, दोनों की अमाउंट इक्वल है, इसलिए पेयर ऑफ एनियोमर्स बोल रहे हैं और बनने वाला प्रोडक्ट आपका रेसेमिक मिक्सर होगा।
तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, सी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन ऑप्शन विच फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव साइनोहाइड्रीन व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड। अर्थात ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका रिएक्शन करेंगे हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, जहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, या नेगेटिव या पॉजिटिव, या प्लस और ये माइनस। आपको पता है माइनस वाला प्लस पर और प्लस वाला माइनस पर अटैक करेगा, तो यहाँ से एक तो बनेगा OH और एक बनेगा CN। इस प्रोडक्ट को बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। अब उसने बोला है कि यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव साइनोहाइड्रीन चाहिए, अर्थात एक ऐसा साइनोहाइड्रीन जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो, 4 वैलेंसी डिफरेंट हो, और जिसकी 4 वैलेंसी डिफरेंट होती है उसको ऑप्टिकल एक्टिव हम बोलते हैं। तो अब आप देखिएगा, यहाँ पर तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, बट इस कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर A है तो यहाँ पर B। अगर ऐसा होगा तो ये आपका क्या होगा, और मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि वो कार्बन कौन सा है जिस पर लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है। तो आप देखिएगा, सबसे फर्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड है, और फॉर्मेल्डिहाइड से बनने वाला साइनोहाइड्रीन ये होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिव नहीं बनेगा। सेकंड है एसीटोन। आप देखिएगा, एसीटोन में पर भी एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल है, और एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल सेम है, इसलिए यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका बेंजोफिनोन। आप देखिएगा, बेंजोफिनोन में भी आपका जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पर ये दोनों ग्रुप सेम है, इसका मतलब यहाँ पर भी नहीं बनेगा, तो इसका आंसर होगा डी, बेंजल्डिहाइड। क्योंकि बेंजल्डिहाइड में देखिएगा एक कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, और अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट है तो यहाँ पर बनने वाला साइनोहाइड्रीन ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। RCH डबल बॉन्ड हो HCN, अर्थात आपको एल्डिहाइड गिवन है और इस पर अटैक करना है साइनोहाइड्रीन का। आपको पता है ये कार्बन sp2 है, sp2 है तो प्लेनर है तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो अबव भी होगा और बिलो भी होगा। तो हमारे पास यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो रेसेमिक मिक्सर होगा, और रेसेमिक मिक्सर का मतलब होगा 50% D होगा, तो 50% L होगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, D फॉर्म, L फॉर्म, 20% D, 20% L, 50% D, 50% L। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर D होगा, अर्थात 50% D और 50% L को हम रेसेमिक मिक्सर बोलते हैं। इसी के साथ आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH3 डबल बॉन्ड हो HCN, अर्थात एसीटोन का रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करना है, प्रोडक्ट क्या होगा। तो हमें पता है कि एसीटोन का रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करेंगे तो यहाँ पर OH और यहाँ पर CN, साइनोहाइड्रीन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, CH3H डबल बॉन्ड हो हाइड्रोजन साइनाइड A, इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, B प्रोडक्ट बनेगा। आपको बताना है B प्रोडक्ट विल बी, D प्रोडक्ट क्या है। तो आप देखिएगा, आपको मतलब एसीटैल्डिहाइड है, एसीटैल्डिहाइड का रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करेंगे तो यहाँ से हमारे पास साइनोहाइड्रीन ऑब्टेन होगा, और अब साइनोहाइड्रीन का हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ध्यान रखना, साइनोहाइड्रीन एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होकर एसिड का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ से CN की जगह पर COOH ग्रुप लगेगा। अब आप देखिएगा, जिस कार्बन पर ये ग्रुप है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और इसका नाम है बेटा लैक्टिक एसिड। तो हमारे पास यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होगा आपका B लैक्टिक एसिड। इसी के साथ आपका ये रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड का पोर्शन कंप्लीट होता है। हेलो स्टूडेंट, तो देखिएगा बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे रिएक्टिविटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप
उसमें हम फर्स्ट रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। तो अब जो सेकंड पॉइंट है वो है रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, अर्थात एक एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है। तो हमने कहा था कार्बनिक कंपाउंड में NaR होता है, वैसे ही एल्किल हैलाइड जो होते हैं मेनली गिव NSR। NSR का मतलब होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एल्किल जो हैलाइड होते हैं वो मेनली NSR देते हैं, अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वो देखिएगा जैसे RX, ये आपका कोई एल्किल हैलाइड है, जहां पर X आपका लिविंग ग्रुप है, ये X रिमूव हो जाएगा, इस पर पार्शियली नेगेटिव। तो जैसे यहां से X रिमूव होगा, ये आपका स्टेप फर्स्ट है और ये स्लो भी है, और स्लो है तो ये RDS भी है, क्योंकि हमने कहा था कि जो स्टेप स्लो होती है वही RDS होती है, अर्थात रेट को डिटरमाइन करती है। जैसे यहां से X लिविंग ग्रुप हटेगा, R पर प्लस लगेगा, X पर माइनस होगा, R प्लस जो है वो इंटरमीडिएट है, और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट है वो कार्ब केटाइन बन रहा है, और X जो है वो यहाँ पर लिविंग ग्रुप का काम कर रहा है, जो कि इजीली रिमूव होता है। अब आता है स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप नंबर जो सेकंड है वो स्लो नहीं है, वो फास्ट है। अगर वो फास्ट है तो यहाँ से इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो NSR रिएक्शंस होती है वो 2 टाइप की होती है। NSR 2 टाइप रिएक्शंस, ये 2 टाइप की रिएक्शन है। उसमें एक तो है आपका SN1 और एक है आपका SN2। ध्यान दे बेटा, SN1 के अंदर इंटरमीडिएट जो है वो आपका कार्ब केटाइन बनता है, इसलिए यहाँ पर तो रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटाइन पे डिपेंड करती है। जबकि SN2 में इंटरमीडिएट कार्ब केटाइन नहीं बनता, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट होता है, और ट्रांजिशन स्टेट होने की वजह से यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करती है। तो ध्यान दे, SN1 के अंदर अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटाइन, और SN2 में अगर हम बात करें तो स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड होती है। अब हम डिफरेंट हैलाइड में रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करते हैं। तो अगर कुछ नहीं दिया जाए तो हम जनरली SN1 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है CH3X मिथाइल हैलाइड, सेकंड एग्जांपल लिया है इथाइल हैलाइड, थर्ड एग्जांपल लिया है आइसोप्रोपाइल हैलाइड, और नेक्स्ट लिया है टर्शियरी ब्यूटाइल हैलाइड। बताइएगा इनमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो इनमें रिएक्टिविटी के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से रिमूव ऑफ लिविंग ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन, इनको हम कार्ब कैटाइन की फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो यहां से अगर X गया तो यहां पर CH3 प्लस ये बनेगा, यहां से X गया तो CH3 CH2 प्लस X बनेगा, यहां से X गया तो C प्लस बनेगा, और यहां से X रिमूव होगा तो यहां पर ये कैटाइन बनेगा। आप देखिएगा ये 3 डिग्री कैटाइन है, ये आपका कैटाइन 2 डिग्री है। ये कैटाइन आपका 1 डिग्री है, और ये मिथाइल है। यहाँ पर आपको इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई, इसका भी प्लस आई, यहाँ पर 3 साइड प्लस आई है, और 3 साइड प्लस आई होने की वजह से ये मोर स्टेबल है, जबकि यहाँ पर प्लस आई नहीं है, इसलिए लीस्ट स्टेबल है। अब बताओ 3 डिग्री अगर मोर स्टेबल है तो आपको बताइए इजीली फॉर्मिड होगा, और अगर इजीली फॉर्मिड होगा तो पता है आपको मोर रिएक्टिव भी होगा। तो बताओ यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर 3 to 1 होगा।
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिफरेंट हैलाइड में रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है, मिथाइल हैलाइड के बाद में 1 डिग्री, 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री और 2 डिग्री के बाद में 3 डिग्री होगी। अर्थात 3 डिग्री की जो है रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होती है, जबकि मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे स्लो होती है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अभी हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ा 1 2 3। तो इसका मतलब कंक्लूजन यही है कि रेट ऑफ NSR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, NSR की रिएक्टिविटी क्या होगी बेटा, उतना ही फास्ट होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मोर स्टेबल कैटायन होगा, अगर आपके पास मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा तो वो इजीली फॉर्मेड होगा, और अगर वो इजीली फॉर्मेड होगा तो मोर रिएक्टिव भी होगा। ये आपका कंक्लूजन है। अब हम यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर्स की बात करते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर्स में सबसे फर्स्ट है इफ एक्स सेम एंड आर डिफरेंट। अगर हैलाइड मान लो सेम हो बट आपका एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो, तो अभी हमने कहा था रिएक्टिविटी का ऑर्डर मिथाइल हैलाइड से ज्यादा होगा 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज्यादा होगा 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा होगा 3 डिग्री का। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री में बनने वाला कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होगा। अब आता है इसी में रिएक्टिविटी के अंदर सेकेंड, इफ आर सेम, आपकी बार एल्काइल ग्रुप सेम है बट जो आपके हैलाइड्स हैं वो डिफरेंट है, तो ऐसी कंडीशन पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर RF, RCl, RBI और RI, इनमें से बताना है। तो आपको पता है यहाँ पर जो हैलाइड है वो बेटा लीविंग ग्रुप है। अगर वो लीविंग ग्रुप है तो आपको पता है बेटर लीविंग ग्रुप होना चाहिए, बेटर लीविंग ग्रुप। अगर बेटर लीविंग ग्रुप होगा तो हमें पता है इजीली रिमूव होगा, और अगर इजीली रिमूव होगा तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसका मतलब हमें बेटर लीविंग ग्रुप चेक करना है। और हमें पता है बेटा कि लीव अवेलेबिलिटी, लीव अवेलेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। तो आप जरा देखिएगा, यहां से हमारे पास बनेगा फ्लोराइड, यहां से बनेगा Cl-, यहां से बनेगा Br-, और यहां से बनेगा I-। अब हमें पता है कि सर आयोडाइड का साइज लार्जर होता है, और आयोडाइड का साइज लार्जर होने की वजह से इसका नेगेटिव चार्ज मोर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये मोर स्टेबल आपका एनाइन है। अगर ये मोर स्टेबल एनाइन है तो इजीली फॉर्मेड होगा, और अगर इजीली फॉर्मेड होगा तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा। तो हम लिखेंगे क्या, ड्यू टू larger in size, more dispersion of negative charge, more stable conjugated base। तो कहने का मतलब यह है कि आयोडाइड जो है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज मोर डिस्पर्सन होता है, तो ये मोर स्टेबल है, और अगर ये मोर स्टेबल है तो आपको पता इजीली रिमूव होगा। तो इसका मतलब यहां से अगर हम बात करें तो ये इजीली रिमूव होगा, और इजीली रिमूव होगा तो आपको पता है ये मोर रिएक्टिव भी होगा। बट अब अगर हम बात करें फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का साइज स्मॉलर है, और स्मॉलर साइज होने की वजह से लेस डिस्पर्सन ऑफ नेगेटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज का लेस डिस्पर्सन होगा। और वैसे भी हमने इससे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर ग्रुप सेम है। क्या सेम है बेटा? यहाँ ग्रुप, और जब ग्रुप सेम होता है तो साइज कंसीडर होता है, और साइज बढ़ने के साथ साथ एनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर साइज इंक्रीज होगा तो हमें पता है एनाइन की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ लेस डिस्पर्सन ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो ये डिफिकल्ट फॉर्मेड होगा, डिफिकल्ट फॉर्मेड होगा, और अगर ये डिफिकल्ट फॉर्मेड होगा तो हमें पता है बेटा लेस रिएक्टिव भी होगा।
अर्थात इसकी रिएक्टिविटी लेस होगी। इसका मतलब यहाँ पर रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात करें तो आयोडाइड की रिएक्टिविटी जो है वो फ्लोराइड के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि I- जो होता है वो आपका बेटर लिविंग ग्रुप है, और वो बेटर लिविंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन तो यह है कि एल्किल हैलाइड जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है देन एल्केन। अर्थात एल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है वो एल्केन के कंपेयर में मोर है। ऐसा क्यों? क्योंकि X का माइनस आई इफेक्ट होता है, और माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से ये जो बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इस वजह से यहाँ पर X पर पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव, अर्थात यहाँ पर पोलराइजेशन हो जाएगा। और पोलराइजेशन होने की वजह से ये बॉन्ड आपका पोलर बॉन्ड होगा, और पोलर बॉन्ड होगा तो आपको पता है मोर रिएक्टिव होगा, क्योंकि इजीली ब्रेक होगा। तो ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड में हैलाइड का माइनस आई है, इसलिए पोलराइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉन एक्स की ओर शिफ्ट होगा, तो इस पे पार्शियली नेगेटिव पर पार्शियली पॉजिटिव, बॉन्ड पोलर होगा। पोलर बॉन्ड हो जाएगा तो इजीली ब्रेक होगा, इजीली ब्रेक होगा तो मोर रिएक्टिव होगा। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन का नो इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रोजन का कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब ये जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर बॉन्ड है, और अगर नॉन पोलर बॉन्ड है तो नो ब्रेक, ये ब्रेक नहीं होगा, और ब्रेक नहीं होगा तो आपको पता है क्या होगा बेटा, लेस रिएक्टिव होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंपाउंड गिव इजिली व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl व्हेन रिएक्ट विद AgNO3। ध्यान दे, ये कोई एल्किल हैलाइड है, और जब इसके साथ हम रिएक्शन करेंगे AgNO3, हाँ एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, AgNO3 हो चाहे क्वेश्चन में मोइस्ट, क्वेश्चन में चाहे मोइस्ट Ag2 हो, चाहे वेट Ag2 हो, या फिर वाटर हो, बेटा इन सब की प्रेजेंस में हमेशा SN1 रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? SN1 रिएक्शन होता है। तो यहाँ से जब इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो लिविंग ग्रुप X हट जाएगा, और यहाँ पर आपके पास जो है आपका जो है AgCl, यहाँ से आपके पास एक ग्रुप हटेगा, और हटेगा तो Ag के साथ X लगेगा, और AgX जो है उसका PPT बनेगा। अब X का मतलब है यहाँ पर आपको क्या लेना है, क्लोराइड। जब हम क्लोराइड लेंगे तो यहाँ पर AgCl है, और AgCl का व्हाइट PPT बनेगा। अब हमें बताना है कि व्हाइट PPT किस में ज्यादा बनेगा। तो हमने कहा था कि SN1 के लिए हम क्या चेक करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन। मोर स्टेबल कार्ब कैटाइन इजिली फॉर्मेड, और इजिली फॉर्मेड होगा तो मोर रिएक्टिव होगा। तो बताइएगा, फर्स्ट के अंदर आपका मिथाइल हैलाइड है, यहाँ से हैलाइड 1 डिग्री बनेगा, यहाँ से 2 डिग्री बनेगा, यहाँ से 3 डिग्री बनेगा, तो डी की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी, क्योंकि डी में बनने वाला हैलाइड आपका 3 डिग्री है, और 3 डिग्री हैलाइड की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड। हमने कहा था कि SN2 में इंटरमीडिएट कैटाइन तो नहीं बनता, बट SN2 की जो रिएक्टिविटी होती है बेटा वो 1 स्टेरिक हिंडरेंस होती है, अर्थात क्राउडिंग बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी की मैं बात करूं तो मिथाइल हैलाइड, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, अर्थात SN1 और SN2 में रिएक्टिविटी का ऑर्डर जस्ट अपोजिट होगा। SN1 था ये, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा 3, 2, 1, और मिथाइल हैलाइड क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट कैटाइन बनता है, यहाँ पर क्राउडिंग है, और जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी मिथाइल हैलाइड की, सबसे कम 3 डिग्री की होगी। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो फोर्थ एग्जांपल है, यहाँ पर जो आपका ये कार्बन है ये आपका 2 डिग्री है, यहाँ पर ये कार्बन आपका 1 डिग्री है, ये आपका मिथाइल हैलाइड है, और ये आपका विनाइल है। और हमें पता है कि विनाइल जो है वो तो रिएक्टिविटी करता ही नहीं है। तो बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, फर्स्ट की मिथाइल हैलाइड की। मिथाइल हैलाइड के बाद में किसकी होगी बेटा, 1 डिग्री की।
बताओ 1 डिग्री के बाद में किसकी होगी बेटा 2 डिग्री की, और बताओ सबसे लास्ट में किसकी होगी विनाइल की। इसके बारे में हम जब रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है तो लोन पेयर सिग्मा पाई, अर्थात यहाँ रेजोनेंस हो रहा है और रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पर एनएसआर पॉसिबल नहीं है, अर्थात न तो यहाँ पर SN1 होगा नहीं यहाँ पर SN2 होगा, अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो बताओ रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सेकेंड। तो बताओ कौन सा आंसर राइट है बेटा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर जो है वो रॉन्ग है, सेकेंड आंसर भी आपका रॉन्ग है, यहाँ पर सी आंसर आपका राइट है। इसी के साथ आपका ये रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट नंबर 3 रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। और रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल का मतलब हो गया बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डी मतलब होता है रिमूव, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर, अर्थात रिमूव ऑफ वाटर, और रिमूव ऑफ वाटर को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ध्यान दे, इट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन, या इसको मैं पहले क्लियर कर दूं कि RCC, जहां पर आपके पास OH ग्रुप है और जिस कार्बन पर OH उसको अल्फा और उसके नेक्स्ट कार्बन को बीटा, जहां पर ये हाइड्रोजन है। जब हम ये रिएक्शन किसी भी कंसर्टेड एसिड अर्थात H2SO4 की प्रेजेंस में करेंगे, अर्थात किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता हो। तो यहां से आपका ये OH है, ये ग्रुप हटेगा, यहां से हाइड्रोजन हटेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और RCH डबल बॉन्ड CH2 अर्थात एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब आप देखिएगा, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन और अल्फा और बीटा पोजीशन से हो रहा है, इसलिए इसको हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि अल्फा से OH और बीटा से H हटता है, इसलिए इसको हम अल्फा बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। या मैं कह सकते हैं कि इट इज पार्ट ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है किसी ग्रुप का हटना, इलिमिनेट होना। इट इज द पार्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, यह एलिमिनेशन रिएक्शन का पार्ट है, और उसके अंदर भी अल्फा बीटा एलिमिनेशन या फिर कहे तो 1-2 एलिमिनेशन। कौन सा एलिमिनेशन है 1-2, क्योंकि एक 1 से तो दूसरा 2 से यहाँ रिमूव होता है। अब हम बात करते हैं आगे इसमें। तो इन दिस रिएक्शन, आपकी जो ये रिएक्शन होती है बेटा, इस रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट जो होता है वो कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होता है। इन दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन फॉर्मेशन, यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनेगा, और आपको पता है अगर इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन बनेगा तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगी, अर्थात जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, अर्थात हम क्या बोलेंगे कि अगर आपका स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो वो इजीली फॉर्मिड होगा बेटा। अगर वो इजीली फॉर्मिड होगा तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा। तो ध्यान दे बेटा, अभी हमने जो दोनों कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड और रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट कैटायन बनता है, और जिनके अंदर मोर स्टेबल कैटायन बनेगा उनके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगा। और हमें पता है रेट ऑफ मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ये मेथेनॉल लिया मैंने, ये हमने एथेनॉल लिया है बेटा, और ये हमने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लिया है, और ये हमने टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया है। अब हम यहाँ से इनका क्या करते हैं, कार्ब कैटायन बनाते हैं। तो यहाँ से तो आपके पास मिथाइल कैटायन बनेगा, यहाँ से हमारे पास इथाइल कैटायन बनेगा, यहाँ से हमारे पास आइसोप्रोपाइल बनेगा बेटा, और यहाँ से हमारे पास टर्सरी ब्यूटाइल बनेगा। तो आपको पता है, देखो यहाँ पर भी प्लस आई, यहाँ पर भी प्लस आई, और यहाँ पर भी प्लस आई।
तो इसका मतलब ये है आपका मोर स्टेबल कार्ब कैटाइन है ड्यू टू मोर प्लस आई। यहाँ पर मोर प्लस आई की वजह से मोर स्टेबल कार्ब कैटाइन है, तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी और इसकी रिएक्टिविटी सबसे स्लो होगी। तो अगर यहाँ पर हम रिएक्टिविटी के ऑर्डर की बात करें तो बेटा मेथेनॉल की रिएक्टिविटी सबसे लीस्ट होती है और 3 डिग्री वाले की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे फास्ट होती है। इसी के साथ आपका ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ध्यान रखना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में भी स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन और रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड में भी स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन चेक करना है, और दोनों में ही रिएक्टिविटी का ऑर्डर 3:1 होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच फास्ट रिएक्टिव टुवर्ड द डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ H+। और हमें पता है कि जो डिहाइड्रेशन है उसके अंदर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन चेक करते हैं। तो यहाँ से आपके पास कार्ब कैटाइन ये बनेगा, यहाँ से हमारे पास कार्ब कैटाइन ये बनेगा, यहाँ से हमारे पास कार्ब कैटाइन साइक्लोपेंटाइल वाला बनेगा और यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन वाला। और हमने जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन के बारे में डिस्कस किया था तब कहा था कि नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग इंक्रीज होने के साथ साथ स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो इसमें सबसे स्टेबल कैटाइन यह है, तो इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन भी सबसे फास्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन, अरेंज फॉलोइंग अल्कोहल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड द डिहाइड्रेशन। इनको भी डिहाइड्रेशन के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। यहाँ भी हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन ही चेक करेंगे। तो जब यहाँ से ये OH ग्रुप हटेगा तो यहाँ कार्ब कैटाइन बनेगा, यहाँ पर NO2 है। ऐसा ही आप जरा देखिएगा, इसके अंदर भी यहाँ पर NO2 है और यहाँ पर कार्ब कैटाइन बनेगा, और इसके अंदर आप देखिएगा यहाँ पर कार्ब कैटाइन है और यहाँ पर ही आपका NO2 है। अब आप देखो, यहाँ पर NO2 और कार्ब कैटाइन के बीच में डिस्टेंस मोर है, यहाँ पर डिस्टेंस लेस है और यहाँ पर तो डिस्टेंस ही नहीं है। और हमें पता है कि यहाँ पर NO2 का माइनस आई इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है? यहाँ पर NO2 का माइनस आई, और माइनस आई का मतलब है फेवर या अनफेवर। तो यहाँ पर इन तीनों में अनफेवर कंडीशन है, तो नाइट्रो वाले में अनफेवर कंडीशन है, जबकि यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन की फेवर कंडीशन है क्योंकि यहाँ से प्लस आई ऑब्जर्व हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी डी की। अब फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में से देखो, अनफेवर में है तो अनफेवर वाला तो हमें फार होना चाहिए, दूर होना चाहिए। वो जितना ज्यादा दूर होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ए, बी और सी में से ए के अंदर दूरी सबसे ज्यादा है तो ए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उसके बाद में होगी बी की और सबसे लास्ट में होगी सी की। तो सी की रिएक्टिविटी भी सबसे लीस्ट होगी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन द गिवन ऑप्शंस गिव मोर स्टेबल कार्ब कैटाइन फॉर्मेशन थ्रू द डिहाइड्रेशन। आपको बताना है कि इनमें डिहाइड्रेशन के अंदर किसके अंदर मोर स्टेबल कार्ब कैटाइन बनेगा। तो आपको पता है डी ऑप्शन में इतना है, तो यहाँ पर तो कार्ब कैटाइन बनेगा नहीं। अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में बात करें तो यहाँ से आपके पास जो कार्ब कैटाइन बनेगा वो बनेगा 2 डिग्री, और आपके पास यहाँ से जो कार्ब कैटाइन बनेगा वो होगा 3 डिग्री, और हमारे पास यहाँ से जो कार्ब कैटाइन बनेगा वो होगा 1 डिग्री। तो हमें पता है कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेटा 3:1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर बनने वाला कार्ब कैटाइन सबसे मोर स्टेबल होगा, और अगर ये मोर स्टेबल होगा तो बेटा मोर रिएक्टिव भी होगा। इसी के साथ आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी टुवर्ड द डिहाइड्रेशन। इनको डिहाइड्रेशन के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट के अंदर हमारे पास जो इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन बनेगा वो ये होगा, और ये है आपका 2 डिग्री कार्ब कैटाइन। सेकेंड में हमारे पास जो इंटरमीडिएट कैटाइन बनेगा वो यह है, जो कि है 3 डिग्री। नेक्स्ट में हमारे पास जो इंटरमीडिएट कैटाइन बनेगा वो यह है, और वो भी है 3 डिग्री। और नेक्स्ट के अंदर हमारे पास जो इंटरमीडिएट कैटाइन बनेगा वो यह है, और वो है 2 डिग्री। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि बी और सी की जो रिएक्टिविटी है वो ग्रेटर देन है ए और डी से। बी और सी की रिएक्टिविटी ए और डी से ज्यादा होगी। बट अब हम इन दोनों में चेक करना है कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो हमें यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन चेक करने पड़ेंगे बेटा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन।
क्योंकि कार्ब कैटायन जिसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर होते हैं उसकी स्टेबिलिटी भी बेटा मोर होती है। और अल्फा हाइड्रोजन से मतलब क्या है कि ये कार्ब कैटायन है, इसके जस्ट पास वाला जो कार्बन है इस कार्बन को अल्फा, इसको भी अल्फा, इसको अल्फा बोलते हैं, और अल्फा कार्बन पे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो आप जरा देखिएगा, यहाँ पर ये कार्बन है, यहाँ पर कार्बन के साथ में तो कितने हाइड्रोजन लगे हुए बेटा 3, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए बेटा 2, तो टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेटा 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3, 3, 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखिएगा बेटा 3, 3, 6 और 1, यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ हम बात करें बेटा तो 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आप देखो ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, बट इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, यहाँ पर 8 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 7 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी बी की होगी, बी के बाद में सी की होगी। अब ए और बी में अगर हम बात करें तो ए की रिएक्टिविटी जो है वो डी से ज्यादा होगी, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, सी, ए और डी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के साथ आपका ये एप्लीकेशन नंबर 3 रिएक्टिविटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।